आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 35। आकाश अपने कैबिन में इत्मीनान से बैठा किसी प्रोजेक्ट की डिटेल में व्यस्त था। वह दीपांकर को कह रहा था, मुझे किसी भी तरह से नासिक वाला ड्रीम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करना है। तुम इनिशिएट लेते हो, उसका प्रोसेस शुरू करो, साथ ही अगला टेंडर भी ऐसा तैयार करो कि वो हर हाल में हमें मिले। मैं इस बार इस टेंडर को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता, समझे? उसके सामने दीपांकर बैठा सब समझ रहा था कि तभी आकाश के निजी मोबाइल की मैसेज टोन लगातार बजी तो बेख्याली में उसे उठाकर एक सरसरी नज़र देखता है। सहसा कुछ ऐसा उसकी नज़र में आता है कि उसके चेहरे के भाव एकाएक तन जाते हैं। वे अपशब्द प्रयोग करता मोबाइल पटक कर रख देता है। क्या हुआ सर? दीपांकर हड़बड़ा कर पूछता है। इस स्टेला ने मेरा जीना दुभर कर रखा है, मुझे ब्लैकमेल करने पर उतर आई है। आकाश दांत पीसते हुए कहता रहा, उन दो गधों से भी कुछ नहीं होता। उससे तो पेन ड्राइव भी हासिल नहीं कर पाए और इधर इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। मेरा तो मन करता है उस बदसात औरत को अपने हाथों से खत्म कर दूं। अगर ऐसे ही है तो आप क्यों करेंगे? किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर सकते हैं। दीपांकर के कहते आकाश को क्षण तक उसका चेहरा ताकता रहा। वे धीरे से कहता है, फिलहाल मुझे तो पेन ड्राइव चाहिए बस। उसका भी रास्ता है सर। मैं एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। ठीक है, उससे मेरी मीटिंग कराओ। बिल्कुल सर। तभी नॉक करके एक महिला कर्मचारी आकाश के कमरे में आती उसकी पसंदीदा कॉफी टेबल पर रखती है। उसे जाता देख दीपांकर उस महिला को टोकते हुए कहता है, सुरेखा, टेंडर की फाइल लेकर आओ। जी सर। वो मिस रूबी के पास है, मैं उसे बोलती हूँ, कहते हुए तुरंत ही बाहर निकल जाती है। उसकी बात पर आकाश सोचने की मुद्रा से कह उठता है, ये रूबी, इसने फिर ज्वाइन कर लिया। लगता है सर आज ही किया। मैं तो इसे टर्मिनेट करने वाला हूँ। उस दिन आपके पास भेजा तब भी उसे कुछ समझ नहीं आया, बहुत ढीठ है। दीपांकर कहता है, इसकी यही हिम्मत तो मुझे तोड़नी है। कोई ज़रूरत नहीं टर्मिनेट करने की, उसे जल्दी बताऊंगा मुझे इनकार करने का क्या नतीजा होता है। फिलहाल तुम उस आदमी से मेरी मुलाकात जल्दी कराओ। ओके सर। दीपांकर हामी भरता तुरंत उठ जाता है। सेल्विंग के दिए घर पर विवेक अपने सामान के साथ वापस आ गया था। वे अपने बैग से अपने कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान निकाल कर रख रहा था। तभी बैग से एक तस्वीर बाहर निकालते वह उसे कुछ पल तक निहारता रहता है। वह तस्वीर किसी महिला की थी जिसे देखते देखते उसके अंतरस कुछ दर्द सा उभर आया। वह उस तस्वीर के चेहरे पे हाथ फेरता धीरे से बुदबुदा उठता है, मैं आपके लिए अपनी दुनिया की पसंद की हर चीज़ का त्याग कर सकता हूँ, पर किसी भी चीज़ के लिए आपको नहीं भूल सकता। मैं आपके प्यार की एक एक पल की कीमत चुकाऊंगा, ये वादा है मेरा। कहते कहते विवेक का स्वर भारी और शब्द लड़खड़ा उठे। कुछ पल तक वह तस्वीर लिए एक ही अवस्था में बैठा रहा। फिर उससे कुछ पल बाद वह फुर्ती से खुद को उठाते हुए तेजी से बाहर की ओर निकल जाता है। अगले कुछ पल में वह किसी सरकारी मानसिक अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के केबिन में था। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि उसकी हालत बिल्कुल भी सुधरी नहीं है, बल्कि कभी कभी इतनी बिगड़ जाती है कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है। उसे जब भी हमने दूसरे लोगों के साथ रखने की कोशिश की तब उसका व्यवहार और भी आक्रामक हो जाता है। उसे हम स्टील में खाना तक नहीं देते। उसे जैसे ही अपना जला चेहरा दिखता है तब वह खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगती है। ऐसे में आप ही बताएं हम कैसे उसे डिस्चार्ज दे दें? डॉक्टर विवेक को गौर से देखते हुए कहता है, मिस्टर विवेक, अरे आप कहाँ खो गए? आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं। जी हाँ सुनी, लेकिन फिर भी मेरा वही कहना है कि मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। देखिए, ये बेकार की इज्जत छोड़ दीजिए। आप उसे कहाँ ले जाएंगी? किसी न किसी हॉस्पिटल में तो रखना ही पड़ेगा, तो उसे यहीं रहने दीजिए। आखिर इतने सालों से यहीं तो उसका इलाज चल रहा है। बेकार की इज्जत खाम खा कर रहे हैं आप। इसे दूसरों के लिए भी घातक साबित हो सकती है। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। दरअसल उसकी जान खतरे में। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अब हड़बड़ा गया था। विवेक अब डॉक्टर की तरफ झुकता हुआ कह रहा था, मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूँ। जिन लोगों ने उसकी हालत की है उन्हें उसकी यहाँ होने की खबर लग चुकी है, तो वे दोबारा उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर हॉस्पिटल में ही हमला बोल दिया तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? पर पिछले 3 साल से तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि तब से लेकर अब तक आप ही वो पहले शख्स हैं जो उसकी खबर लेने आए हैं।
फिर ये किस तरह की बात कर रहे हो? डॉक्टर संभलते हुए बेहद चुनिंदा शब्दों में अपनी बात कह रहा था। तो क्या, जैसे अब मैं आ गया हूँ उसे खोजते तो उसके आने में भी कोई देर नहीं होगी। तब आप क्या करेंगे? बेवजह सिर्फ एक मरीज की खातिर आप बाकियों की जान तो बिल्कुल खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए और अपनी जान बचा लीजिए। ये सुनते डॉक्टर के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। आराम से कुर्सी की पीठ से सट कर बैठते विवेक डॉक्टर की हालत से नजर हटाकर डॉक्टर की पीठ की तरफ लगे एक स्लोगन की तरफ नजर जमा देता है, जहां लिखा था, हमारे मजबूत दिल और हमारे विश्वास हमें मौत से लड़ने की ताकत मिलती है। भूमि मानसिक रूप से इतनी परेशान थी कि बिना चेंज किए उन्हीं कपड़ों में लेट गई थी। एकाएक देर रात उसकी नींद खुली तो वह हड़बड़ाती हुई तुरंत ही अपने कमरे से निकलकर क्षितिज के कमरे तक दौड़ गई। उसे इस बात की फिक्र हो गई थी कि क्षितिज अभी तक उसके इंतजार में जाग रहा होगा। रात में जब तक वह उसे बेड टाइम स्टोरी नहीं सुनाती वह कभी नहीं सोता। भूमि भी दिन भर कितना भी व्यस्त रहे तब वह भी उससे मिले बिना कभी सोने नहीं जाती थी। यही सोचते हुए तेजी से उसके कमरे में आई। वह दरवाजा खोल कर उसे आवाज लगाने ही वाली थी कि सामने उजला का इशारा पाते वह चुप हो गई। उजला होंठ पर उंगली रखे उसे शांत रहने का इशारा कर रही थी। भूमि सकते में आई। एक पल उजला का तो दूसरे पल क्षितिज को देखती है जो चैन से सोता हुआ उसे दिख रहा था। भूमि बिन आहट के क्षितिज के पास आती, मुस्कुराती हुई उसे हौले से चूमती हुई कमरे के बाहर निकल जाती है। उजला भी कमरे से बाहर आती हिचकिचाती हुई कह रही थी, क्षितिज आपका ही इंतजार कर रहा था पर मैंने उसे सुला दिया, सोचा आपको परेशान ना करूं। हाँ वो तो ठीक। क्या उजला वो बहुत जिद्दी है, आखिर माना कैसे तुम्हारी बात? मुझे इस बात का आश्चर्य है। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें समझाकर बहलाकर बात समझाई जा सकती है। इस पर भूमि मुस्कुराती हुई उजला को देखने लगी। फिर उसके अगले पल कहती है, ठीक है अब तुम ही आराम करो, बहुत रात हो रही है। कहते ही भूमि सुकून से अपने कमरे में लौट जाती है। डॉक्टर ने विवेक को उसके मिलने की इजाजत दे दी थी, जो इस समय सलाखों के पीछे थी। वे कतार भर 2-3 कमरे किसी जेल से कम नहीं थे, जहां क्रॉनिक मानसिक मरीजों को जंजीर में जकड़ कर रखा जाता था। सबसे कोने वाले अंधेरे कक्ष में खड़ा विवेक सलाखों के पार उसको देख रहा था, जो जिंदा लाश का प्रत्यक्ष उदाहरण थी। विवेक का चेहरा पूरी तरह से भीगा हुआ था। वो अंधेरों में खुद को बहने से रोक नहीं पाया। आंखों से दर्द लहू की तरह बह निकला था। उससे कुछ दूर खड़े डॉक्टर को विवेक का चेहरा तो साफ साफ नहीं दिखा, पर उसकी टूटन का आभास उसे हो गया, जिससे वह उसकी ओर आता हुआ पूछता है, मैं तुमसे अपना फैसला बदलने को तो नहीं कहूँगा, मैं तो सिर्फ तुमसे एक सवाल का उत्तर पाना चाहता हूँ। कितने सालों से तो तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आए, अब अचानक तुम इसे ले जाना चाहते हो? आखिर इसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? विवेक चेहरा पोंछते हुए कहता है, डॉक्टर जानते हो, जब तुम किसी फूल की तरफ ये सोचकर हाथ बढ़ाते हो कि वह तुम्हें मिल ही जाएगा और तभी अचानक तेज हवा चलती है और उसे तुम्हारी पहुंच से कहीं दूर उड़ा ले जाती है, जाने किस अज्ञात दिशा की ओर, और तुम्हारे हाथ में बस कांटे और रिश्ता हुआ खून ही रह जाता है। तो कैसा लगता है डॉक्टर, बताओगे मुझे? मैं समझा नहीं। मेरी भी समझ में नहीं आया था, जब अचानक से सुनहरा दिन फिसलकर कारी रात के अंधेरों में बदल गया। एक ऐसी रात जब इंसान न रहकर हैवान बन गया, तब सारे रिश्ते और तमन्नाएं बिखर कर रह गई। ये तुम नहीं समझोगे डॉक्टर, कभी नहीं समझोगे। डॉक्टर साहब आपका फ़ोन आया है। पीछे से कोई आवाज़ उसे टोकती है। अच्छा चलो मैं आता हूँ। डॉक्टर चला जाता है। वे गहरी गहरी सांसें छोड़ता हुआ फिर से उस जिंदा लाश को देखने लगता है। सुबह आँख खुलते भूमि सबसे पहले क्षितिज के पास आती है, और आज उसके पास आते सब कुछ बिल्कुल अलग सा था। क्षितिज बिना नखरा स्कूल के लिए तैयार भी था। अपनी माँ की आहट पाते वह झट से उसके पास दौड़ता उसके गले लग गया। वाह, आज तो मेरा बेटा स्कूल जाने को रेडी भी हो गया, कल जल्दी भी सो गया था। सच में बहुत बड़ा हो गया है मेरा क्षितिज। भूमि उसे अपने अंक में लिए ममता लुटाती रही। अब से ना मैं रोज ही जल्दी सोऊंगा, और जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा, तो अच्छे वाले सपने आएंगे ना मुझे। मतलब? भूमि उसका चेहरा प्यार से अपनी हथेली में समेटती हुई पूछ उठी। ओहो मम्मा, आप नहीं समझी। वैसे जैसे जब हम शॉप में जाते हैं तो
पहला बेस्ट सामान सबसे पहले आने वाले को मिलता है, तो वैसे ही जब हम पहले सोएंगे तो पहला बेस्ट सपना भी तो मुझे मिलेगा। और पता है मेरा बेस्ट सपना मुझे मिला कि मैं आप और डैडू के साथ पार्क में था और डैडू ने मेरी मनपसंद आइसक्रीम मुझे खिलाई। वाह! और ये अच्छी बात आपको किसने बताई? अब क्षितिज अपनी भरपूर मुस्कान के साथ बस भूमि के पीछे उंगली से इशारा कर देता है। भूमि पलट कर देखती है, वह उजलाती, वह उसे देख बस हौले से मुस्कुरा देती है। मम्मा, अब से आप भी जल्दी सो जाना, तो आपको भी बेस्ट सपना मिलेगा। वह अभी भी अपने उत्साह से बोल रहा था। ओके। भूमि क्षितिज को अपने में समेट लेती है। उसका सपना, उसका सारा सच तो बस क्षितिज ही था। क्षितिज को स्कूल भेजकर उजला जानकर काका के आसपास उसी समय पर बनी रही जब अरुण के कमरे तक चाय ले जाने का समय था। यूं तो इन 2 दिनों में वह अच्छे से आभास हो गया था कि उसका प्यार इतना रूठा है कि खुद को भी कैद करके खुद को ही सजा दे रहा है। मन तड़प उठता था, पर उजला होने की अपनी सीमाएं थी। वह तो बस इस पल का इंतजार कर रही थी जब एक नज़र ही सही अपने प्यार का दीदार तो कर सकेगी। वे उन्हीं सहमी हाव भाव के साथ सीढ़ियां पार करती उस तीसरे कमरे तक पहुंची। आज मन में सोच लिया था कि बिना आहट ही वे कमरे में जाएगी और जी भरकर नयन से देखती रहेगी। कोई वक्त या अधिकार उसके कैसे ले सकता था। वे दरवाजा हौले से ढकेल कर अंदर आई और पल में उसकी आंखें चौंकती स्थिर हो गई। उसकी धड़कनें बस थमते थमते रह गई। अरुण भी जगा हुआ दरवाजे की ओर देख रहा था। क्या इंतजार था उसे भी उसका। मैं लगातार उसकी ओर देखता रहा। उजला ने ट्रे रखी और जाने को जैसी हुई अरुण कह उठा, गिलास उठा कर। मैं चुपचाप गिलास उसकी ओर बढ़ा देती है। जबकि फिर वह कमरे के बाहर निकलने वाली थी, वह फिर कह उठा, ये गिलास वापस रख दो। वह उसे भी चुपचाप उसके हाथ से ले लेती, जबकि उसे आभास था कि अरुण की नजरें ठीक उसी पर ही टिकी हुई थी। वह फिर कमरे के बाहर निकलने लगी तो अरुण फिर कह उठा, काका को भेज दो। उजला जानकर बिना शब्द के सर हाँ में हिलाती जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे में वे यूं हड़बड़ाती हुई निकली थी, मानो कुछ पल और ठहर गई तो उसकी बढ़ी हुई धड़कनें ही उसके मन की चुगली कर देगी। कमरे से बाहर आती वे एक गहरा उच्छ्वास छोड़ती खड़ी हुई थी कि काका पर नजर आती। वे उन्हें अरुण का संदेश देती वहां से चली जाती है। तभी उसे भूमि की आवाज मिलती है, अरे उजला, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। वे सीढ़ी से नीचे उतरती है, भूमि की ओर बढ़ गई। उसके सामने से आती हुई भूमि एक कागज उसकी ओर बढ़ाती हुई कह रही थी, ये क्षितिज के दिन भर के टाइम टेबल का शेड्यूल है। जब तक मैं उसकी नई नैनी नहीं अपॉइंट कर लेती तब तक थोड़ा तुम उसे देख लेना। उजला धीरे से हामी में सर हिलाती हुई कागज उसके हाथ से ले लेती है। भूमि अब उसकी ओर गौर से देखती हुई पूछ रही थी, और हाँ उजला, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। वह फिर मौन में सर हिलाती है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास एक ही रंग की साड़ियाँ हैं क्या? कल भी तुम यही रंग की पहनी थी। भूमि जिस बात को हंसते हुए बोल रही थी उस पर उजला संकोच से नजर नीचे किए कह उठी, मेरे पास यही एक साड़ी है। क्या? हे भगवान, ये बात तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? फिर आगे कुछ कहती तभी सीढ़ियों के नीचे आते काका उसकी ओर आते हुए दिखे, जिनके हाथों के बीच कुछ सामान था। गौर से देखने में उसे समझते देर नहीं लगी कि वे कुछ नई साड़ियों के पैकेट थे। ये सब क्या है काका, कहाँ से ले आ रहे हैं? भूमि चौंकती हुई पूछती है। बबुआ के कमरे से आ रहे हैं। आज पता नहीं क्या सोची, ये सारा सामान मुझे निकालने को बोल दिया। पता नहीं क्या हो गया है, उस शादी के बाद से तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगे। अब सामान ने क्या बिगाड़ा, बस गुस्से में नई बहू का सारा सामान निकालने को बोल दिया। अभी तो ऊपर और भी सामान है, राम ही जाने पता नहीं क्या। कोई बात नहीं काका, आप सारा सामान मेरे कमरे में रखा दें। काका उन बंडल को लेकर जाने को हुए कि भूमि आवाज लगाती है, अरे एक मिनट काका, कहती है। भूमि काका की ओर बढ़ती उन पैकेट में से कुछ साड़ियाँ छाट कर निकालती हुई कहती है, हाँ अब रखा है। काका उनके विपरीत चले जाते हैं और भूमि वे साड़ियाँ उजला की ओर बढ़ाती हुई कहती है, ये रख लो। इसके अलावा मैं कल ही तुम्हें 1 महीने की एडवांस पेमेंट दिलवा दूंगी, जिससे अपनी ज़रूरत का जो सामान खरीदना चाहो तुम खरीद लेना। उन साड़ियों को काका अरुण के कमरे से लाए थे, जो तय थी कि उसी के लिए रखी गई थी, पर इस तरह उसके पास आएंगे ये सोचती भी संकुचा उठी।
वह भूमि उसे कुछ और तरह से सोचती हुई समझाने लगी। अब तुम्हें क्या बताऊं कि ये सब किसके लिए थी। बड़े मन से एक एक चीज जोड़ी थी मैंने। सामान क्या, प्यार था मेरा नवेली के प्रति। खैर छोड़ो, तुम इसे बेहिचक रखो। उजला, सामान की भी अपनी नियति होती है, जिसके लिए भी लो, पर उसे जिसके पास आना होता है वो उस तक पहुंच ही जाता है। इन्हें तुम्हारे पास ही आना तय था। मुस्कुरा कर कहती हुई भूमि उजला के हाथों के बीच में साड़ियां दे देती है। अब उजला के पास इनकार का कोई तर्क ही नहीं रहता। सुबह ऑफिस जाने से पहले रूबी फिर से एक बार सेल्विन के घर के बाहर खड़ी थी। सुबह सुबह ताला देख वह लौटने ही वाली थी कि अपनी दुकान खोलने जा रहा वह पान वाला रूबी को पहचानता हुआ कह उठा, अरे आप तो उस दिन भी आई थी ना, क्या हुआ, नहीं मिला भैया जी? कुछ जरूरत होगी आपको? रूबी ठहर कर उसकी बात सुनने लगी। वह कहता रहा, हमारे भैया जी भी ने इन सबकी मदद कर रहे हैं, एकदम रॉबिन हुड के माफिया। कितने कितने बच्चों का भार उठाए हैं, ये सब हम जानते हैं, क्योंकि पांडे की नजर से ना कोई बात छिपी नहीं रह सकती। अब हमका नहीं पता कि पैसा कहाँ से आते, बस सारा का सारा पैसा बस इन्हीं अच्छे काम में चुपचाप लगा देते, ये आपको पता है। तो आपको भी कुछ मदद चाहिए थी क्या? रूबी कुछ कहती है उससे पहले ही दोनों की निगाह एक साथ सेल्विन का आना देखती है। लो आ गए भैया जी। सेल्विन दोनों को अनदेखा करता दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, तो रूबी भी अब उस दरवाजे के बाहर आती है, उसमें दस्तक देने लगती है। दरवाजा खुला ही था। रूबी उड़ के दरवाजे को धीरे से खोलती संकोच से वहीं खड़ी रही। सेल्विन रूबी की ओर देखता हुआ कहता है, आ जाओ अंदर। आवाज सुनते हुए चुपचाप अंदर आ जाती है। आज रूबी थोड़ा ध्यान से देखती है। वह 2 कमरों का घर था, जिसमें बस जरूरत भर को ही सामान था। वह इस वक्त जिस कमरे में खड़ी थी वहाँ एक बेड और 2 कुर्सी और एक मेज के सिवा खास कुछ भी नहीं था। रूबी सरसरी निगाह से सब देखती अंदर आ जाती है। आओ बैठो, क्या लोगी, चाय, कॉफी? मैं ये लाई थी। रूबी संकोच से छोटा पैकेट उसकी ओर बढ़ाती हुई कहती है, ये 1.5 लाख है, आप रख लीजिए और बाकी भी मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। आपको बस यही कहने उस रात भी आई थी कि इस बुरे वक्त में आपने मेरी मदद की। रूबी अभी भी खड़ी थी और सेल्विन भी खड़े खड़े उसकी ओर आता हुआ कहता है, उस रात मैं तुमसे बुरा व्यवहार नहीं करना चाहता था, पर क्या करता। इतनी रात तुम्हें देख कर ये भी नहीं बता पाया कि यहाँ आसपास का इलाका अच्छा नहीं है, तो रात यहाँ सेफ नहीं रहती। ठीक है, कोई बात नहीं। रूबी इस पैकेट को उसकी ओर बढ़ा रही थी। सेल्विन उसे अनदेखा करता हुआ कहता है, ये पैसे अपने पास मेरी अमानत जानकर रखो, जिस दिन जरूरत होगी ले लूंगा। कम से कम इन रुपयों के बहाने तुम याद तो रखोगी मुझे। सेल्विन ने कुछ इस तरह अपनी बात कही कि रूबी अब सीधे उसकी नजरों की ओर भी नहीं देख पाई। वह मोबाइल उठाकर कुछ ऑर्डर करने को कहता है, तो कॉफी मंगाई, पीकर जाना। रूबी के पास न जाने की वजह थी न रुकने का कारण। वह अपने मन में ढूंढ नहीं पाई, बस मौन ही सेल्विन के इशारे पर कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही पल में एक छोटा सा लड़का 2 कॉफी उनके बीच की मेज पर सजा कर चला गया। वैसे आपको मेरा नाम और मेरी जरूरत कैसे पता चली? बहुत देर की खामोशी के बाद रूबी पूछ उठी। सेल्विन ने एक कॉफी रूबी की ओर तो दूसरी अपनी ओर रखता हुआ कहता है, तुम्हारा रोना सुनते समझ गया कि कोई जरूरत तो है जिसने तुम्हें इतना तोड़ दिया। फिर जब तक मैं तुमसे कुछ पूछता तुम बेहोश हो गई, तब मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो तुम्हें अपने घर ले आया और बाकी का तुम्हारे पर्स से मालूम पड़ा। तुम्हारे नाम के हॉस्पिटल के बिल थे, वहाँ पहुँचकर तुम्हारी माँ के बारे में पता चला, तो जो कर सका मैंने किया। जो कुछ आपने तो सब कुछ कर दिया, वो भी ऐसे समय जब ईश्वर की आस्था पर भी अनास्था हो गई थी मेरी। इसलिए आप तो मेरे लिए ईश्वर से बढ़कर हैं। ईश्वर क्या वही जो खुद को कुछ मक्कार धोखेबाजों से भी बचा न सके और सूली पर चढ़ गए? मेरा सच ये पैसा है जो मेरे पास था और वक्त पर तुम्हारे काम आया। रूबी चौंक कर उसकी ओर देखती है। सेल्विन कुछ और ही लगने लगा था अपनी बात कहते कहते। ये पैसा ही भगवान है, इसलिए इसकी चिंता करो, अपनी माँ की देखभाल, जिससे वे बच सके। इसके आगे रूबी कुछ न कह सकी। वे मन के अंदर कुछ तय ही नहीं कर पाए कि क्या वह भी सच में सेल्विन से इत्तेफाक तो कहीं नहीं रखती। आदमी की जरूरत ही इंसान को इतना बेबस कर देती है कि पल भर में उसकी आस्था अनास्था में बदल जाती है। पल भर में ही वे सेल्विन के कुछ जुड़ाव सा महसूस करने लगी थी। आखिर वक्त की मार ने दोनों को एक सोच में ही मिलाया था। दीवान इंटरप्राइजेस के पोर्च के ठीक सामने आकर वो कार रुकती है,
जिसे मेनका उतरती है। दिन की हुई विवेक से मुलाकात के बाद से उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन अपने पिता के बुलाने पर उसे ऑफिस जाना पड़ा था। वे एक सुनिश्चित केबल के कदम बढ़ा रही थी। रास्ते पर उसे पहचानते लोग उसका अभिवादन करते जा रहे थे, पर उसकी बेख्याली में उसने किसी को भी और भी ध्यान नहीं दिया। उसके पिता के पीए मिस्टर ब्रिज आगे बढ़कर उसे कॉन्फ्रेंस रूम का रास्ता दिखाते। उस रूम में आते ही वे देखती है कि पहले से बैठे उसके पिता और उसका बड़ा भाई आकाश बैठे थे। वे चुपचाप अंदर आती उनके संकेत पर बैठ जाती है। तुम सोच रही हो कि अचानक आज मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? अपने पिता की बात पर वे चौंकती है। जी। मेनका का दिलो दिमाग अभी भी उसके आसपास ही लौट के नहीं आया था। उस अंडाकार टेबल के मुख्य कुर्सी पर बैठे उसके पिता की सीधी नजर उस पर थी, जबकि कुछ कुर्सियां छोड़कर बैठा आकाश अपने सामने खुले लैपटॉप को बीच बीच में देख लेता था। उन तीनों के अलावा उस रूम में कोई नहीं था। दीवान साहब अपनी बात कहना जारी रखते हैं। देखो मेनका, मैंने सोचा था कि तुम भी अरुण की तरह पढ़ाई पूरी करके जब आओगी तब तुम्हें कंपनी ज्वाइन करने को बोलूँगा, और तुमने पंचकनी में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर यहाँ एडमिशन ले लिया, और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर भी हो। वैसे भी जो कुछ प्रैक्टिकल रूप से सीखा जा सकता है उसे किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। अरुण ने तो मेरी बात कभी नहीं मानी, पर तुम अगर अपनी शुरुआत सही तरीके से करोगी तो ज़रूर सफल रहोगी। आकाश ने अब तक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी लगन से जो इस एम्पायर को खड़ा करने में मेहनत किया है, अब उसे बस आगे बढ़ाना है। मेनका अब औचक अपने पिता का चेहरा देखने लगी। इसका साफ मतलब था कि वह अपने पिता की बात अभी तक समझ नहीं पाई थी, जबकि आकाश का चेहरा सपाट बना हुआ था। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि यही सही समय है कि तुम दीवान एंटरप्राइजर का हिस्सा बनो और इसे अपनी स्किल से संभालो। मैं इनका हैरानगी से इतना ही पूछ पाई। हाँ तुम, क्योंकि बोर्ड ऑफ मेंबर में जितने परिवार के लोग होंगे कंपनी उतनी विश्वस्त होगी। आखिर इस कंपनी के शेयर होल्डर तुम भी हो। चाहता तो मैं भी अरुण से भी था कि उसने पूरी तरह से मुझे निराश कर दिया। अब कम से कम तुमसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम अपनी कंपनी को निराश नहीं करो। लेकिन डैड, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। वैसे भी तुम पर अकेले में कोई भार नहीं डाल रहा। तुम कंपनी की डायरेक्टर हो, वह काम तुम आकाश के संरक्षण में ही करोगे। तुम कोई भी फैसला सीधे नहीं लोगी। तुम किसी भी डॉक्यूमेंट पे बिना आकाश की जानकारी के साइन तक नहीं करोगे। तुम अभी पूरी तरह से आकाश से सब सीखो कि किस तरह से कंपनी एक सिस्टम की तरह काम करती है और तुम्हें उस सिस्टम को कैसे भी बस आगे बढ़ाना होता है। आई होप मैंने अपनी बात तुम्हें अच्छे से समझा दी हो। दीवान साहब अपनी बात खत्म करके कुछ पल तक मेनका को देखते रहे, जो खामोश बैठी कहीं गुम नजर आ रही थी। मेनका, इधर देखो, क्या कोई और बात है? नहीं डैड, मैं समझ गई आपकी बात। मेनका खुद को संयत करती हुई कहती है। इस पर आकाश मेनका के हाथ में हाथ रखते हुए कहता है, डोंट वरी डैड, मुझे लगता है अरुण से बेटर मेनका जल्दी मुझसे सीखेगी। मेनका बेमन की मुस्कान से अब आकाश की ओर देखती है। बस मेनका, हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि इस कंपनी को मैंने तिनका तिनका करके जोड़कर एक बड़ा एम्पायर बनाया है, तो वही मैं तुमसे और आकाश और अरुण से भी यही उम्मीद रखता हूँ। पर अभी तक बस आकाश ही मेरी उम्मीद पर खरा उतरा है। मैं अगर तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ तो कुछ अपेक्षाएं भी जुड़ी हैं मेरी तुमसे। बस उन अपेक्षाओं को टूटने मत देना। कहते हुए खड़े होते अपने कोट का बटन लगाते हुए कहते हैं, वेल, अब आगे का आकाश तुम्हें समझा देगा। ओके, हैव अ नाइस डे। कहते हुए उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाते आकाश अब पूरी तरह से मेनका की ओर घूमता हुआ कहता है, तो चलिए मेनका, आज मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाता हूँ और साथ ही बताऊंगा कि एक सिस्टम कैसे छोटे पुर्जों को अपने लिए उपयोग और उपभोग करता है। क्योंकि कोई व्यक्ति कंपनी के लिए हो सकता है, पर किसी कंपनी के लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। यहाँ हमें लोगों को यूज़ करना सीखना आना होता है। बस लेट्स गो। कहते हुए आकाश उठ जाता है। अब मेनका के कंधे पे हाथ रखे वो उसके साथ बाहर निकलता है। वर्तिका के लिए उसका कमरा ही उसकी सीमित दुनिया बन गई थी। दिन रात वह बस अपने कमरे में पड़ी रहती। उसे अपनी हालत देखकर उस चिड़िया की याद हो आती जिसे किसी सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। सभी कुछ तो था उसके पास, बस एक नहीं थी तो आज़ादी। दूर गगन में उड़ जाने की शक्ति, उमंग वे कब की भूल चुकी थी।
ना उसे सोने की सुध रहती, ना खाने पीने का होश। उसके लिए सब कुछ जैसे यंत्रवत हो रहा था। भले रंजीत ने उसके लिए सारी सुख सुविधा खरीद रखी थी, फिर भी वह उसकी एक अदद मुस्कान के लिए तरस कर रह गया था, जिसकी एक खुशी के लिए वह अपने सारे जहां की खुशियां नछावर कर सकता था, उसके लिए भी खुशी खोज न सका। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह वर्तिका को अभी तक सामान्य नहीं देख पाया था। वर्तिका तब से खिड़की की एक उदास धूप को बालकनी से धीरे धीरे सरकती हुई देख रही थी। उसके कमरे में हमेशा ही मौजूद रहने वाली एक सेविका रानी उसके आसपास ही थी। आपकी दवाई का टाइम हो गया है, दवा ले लीजिए। वह खड़ी रही, पर वर्तिका ने एक बार भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। तो वह दोबारा फिर अपनी बात दोहराती है। वर्तिका जानकर उसकी ओर नहीं देख रही थी, जिसे वह बार बार अपनी बात दोहराती, उससे आग्रह करती रही, जिसे खींचकर एकदम से उठती ही वर्तिका उसकी ओर तकिया फेंक मारती है। दवाई गिर गई थी, पर रानी बिना देरी बेहद शांत भाव से तकिया उठाकर उस पर रखती, दोबारा दवाई निकाल कर उसके सामने खड़ी हुई कहती है, दवाई टाइम पर ले लीजिए, आपके भाई साहब का यही हुक्म है। इस पर बिफरी हुई वर्तिका उसे घूरती हुई झटके के साथ उसके हाथ से दवाई और पानी लेकर गटकती हुई कहती है, लो खा ली दवाई, अब जहर भी हो तो वो भी दे दो, इससे तो अच्छा होता मैं मर ही जाती। गहरी गहरी सांस लेती हुई वर्तिका और उसकी विपरीत देखने लगी, जिससे वह उसकी नजरों के सामने से हट गई। कुछ देर कमरे में निश्शब्दता छाई रही। सुनो, वर्तिका की आवाज पर वह दोबारा उसकी नजरों के सामने आती है। मुझे कुछ सामान चाहिए, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालें। आप सामान बता दीजिए, सामान आ जाएगा। नहीं, मुझे खुद जाना है, अब जाओ यहाँ से। जोर से चिल्लाने के कारण वर्तिका को खांसी आ जाती है। इस पर वह कुर्सी से फुर्ती से टेबल पर रखा गिलास पानी उसकी ओर बढ़ाती है। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं, मुझे इसी वक्त बाहर जाना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें नौकरी से बाहर निकलवा दूंगी, समझी। इस पर वह कुछ सहम जाती है और झट से बाहर किसी अन्य सेवक को आवाज देकर गाड़ी के लिए कहकर दोबारा वहीं खड़ी हो जाती है। उसे देख वर्तिका फिर नाराज होती हुई कहती है, अब क्या तुम मेरे सिर पर खड़ी रहोगी? बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। ये सुन रानी बाहर जाने के बजाय पीठ करके खड़ी हो जाती है। इस पर थक हार कर माथा पकड़े वर्तिका बेड पर बैठ जाती है। कार की ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बैठा था, तो बगल की सीट पर उसकी देखरेख करने वाली रानी बैठी थी और पीछे की सीट पर वर्तिका। कार अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। कुछ देर में वर्तिका के निर्देश पर कार किसी सेंट्रल मार्केट में आकर रुकती है। कार के रुकते वर्तिका उतरकर उस शॉप की ओर दौड़ने लगती है, जो तुरंत ही रानी भी उसके पीछे पीछे हो लेती है। वर्तिका अंदर पहुंचकर एक कपड़ों की शॉप में चली जाती है। वर्तिका के आगे शॉप अटेंडेंट आता सलीके से उसके आगे झुकता हुआ उसे तरह तरह की ड्रेस दिखाने लगा था। वे बड़ी ब्रांडेड दुकान के आगे बड़े लोग थे। उसे उनकी मंशा पढ़ना अच्छे से आता था। वे एक से एक महंगी ड्रेस उसे दिखाने लगा। वर्तिका इधर कपड़े पलटती, ड्रेस हाथ में उठाती हुई ट्रायल रूम में पूछती है, यस मैम, उधर सीढ़ी के नीचे है। रानी ठीक वर्तिका के पीछे खड़ी थी। अब वे उसकी ओर देखती हुई कहती है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वे बेबस से हामी भरती वहीं खड़ी रहती है। उसके चारों ओर से गुजरती अमीर महिलाएं उसे हिकारत भरी नजर से देखती, तो वह अपने साधारण से कपड़ों में और भी सिमट जाती। इधर वर्तिका जानकर उस जगह आई जहाँ काफी भीड़ थी, और इसी बात का फायदा उठाकर वह सीढ़ी के नीचे बने ट्रायल रूम में न जाकर सीढ़ी से ऊपर चली जाती है। फिर ऊपरी महले से लिफ्ट लेती वह बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकलकर सड़क पर आती वह एक टैक्सी को रोक कर उसमें बैठ गई थी। इतना सब करते अब उसकी सांस फूलने लगी थी। आखिर वर्तिका क्या करने वाली है, क्या इरादा है उसका? इस कहानी को जानने के लिए सुनते रहें बेइंतहा सफर इश्क का। और इस कहानी को पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।